गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में अबाउट चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, property of charge, type of charge. There are two types of charges, positive charge and negative charge. What is positive charge and what is negative charge? What effect on the body, charge on body when charge transfer from one body to another body? Mass of body will be decreases or increases. When the body is negatively charged, the mass of body increases, and when the body is positively charged, mass of body decreases. एक और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि किसी बॉडी ने कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि वो बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना चार्ज होता है वो हमेशा एल्जेब्रिक सम, मतलब नेट चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट होता है। कभी किसी बॉडी का नेट चार्ज चेंज नहीं होता। इसे हम सेकेंड लॉ से और अच्छे से समझेंगे। सेकेंड लॉ हमारा क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हेडिंग लगाएंगे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी 2 मार्क्स की आती है पेपर में लिखने के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नाम सुना सुना सा है, कहाँ सुन लिया आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा। उसका क्या मीनिंग होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे स्कूल बेल, बटन दबाया, बेल बजी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। तो लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। जहाँ पे किसी चीज का लॉस नहीं होता उसे कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेटिव है, मतलब किसी सिस्टम में नेट चार्ज जितना होगा उस सिस्टम में कुछ भी करिए आप, नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को हम कंजर्वेटिव लॉ ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि किस प्रकार से इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं। तो according to this law, the energy, according to this law, the charge neither be created
nor be destroyed, neither be created nor be destroyed. It only transform from one body to another body. चार्ज कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the net charge in an isolated system, the net charge will be remains constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। क्लियर है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब समझिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जिस भी बॉडी की हम बात करेंगे उसका नेट चार्ज जितना रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। यदि किसी बॉडी में 10 कूलम का चार्ज है तो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए या किसी स्पीड से फेंक दीजिए, लेकिन उसके नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर में 10 कूलम का चार्ज है ना? कितना है इसका नेट चार्ज? 10 कूलम। यहाँ पे मान लीजिए कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज यहाँ, कुछ चार्ज यहाँ, कुछ चार्ज, हर जगह अलग अलग चार्ज है। तो क्या इसको उठा के दूसरी जगह रख देंगे? कहीं रख दिया तो वहां चार्ज बदल जाएगा, नेट चार्ज कुछ कम हो जाएगा क्या? यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ रख दिया तो चार्ज बदल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा रहेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। किसी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस बॉडी में क्या बढ़ता है? प्रोटॉन बढ़ता है। और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस प्रोटॉन घटने की बजाय क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या तो प्रोटॉन बढ़ेगा। नेट चार्ज तो वही रहेगा। नेट चार्ज क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लिया आपने ये पूरा? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसके पास कुछ चार्ज है, 1 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम। मान लीजिए इस बॉडी के पास कितना चार्ज है? यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे 6 कूलम है, ठीक है? बॉडी ए है। इस बॉडी को उठाकर हम यहां से यहां रख देते हैं। बॉडी को उठाकर यहां से यहां रख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का क्या कर दिया हमने? डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या होगा? अब इसमें चार्ज जो है कहीं 2 कूलम हो गया, कहीं -3 कूलम हो गया, और आपसे पूछा है क्यू चार्ज कितना होगा?
पहले बॉडी यहाँ रखी थी, इस पर कितना चार्ज है 1 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम। फिर बॉडी को हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तब बॉडी में चार्ज क्या हुआ, यहाँ 2 कूलम, यहाँ -3 कूलम, यहाँ Q कूलम। Q कितना होगा, जब आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया तो Q कितना होगा, जितना इस बॉडी का चार्ज है क्या वो चार्ज बदल जाएगा, मतलब इसका नेट चार्ज बराबर इसका नेट चार्ज होगा कि नहीं। तो नेट चार्ज ऑफ दिस बॉडी कैसे लिखेंगे, किसी बॉडी का नेट चार्ज कैसे लिखते हैं, वो एडिटिव प्रॉपर्टी बता चुके हैं कल। एडिटिव प्रॉपर्टी सबको आती है, कोई किसी को डाउट है तो इसका नेट चार्ज कैसे लिखेंगे, 1 + 4 + 6 इक्वल टू इस बॉडी का नेट चार्ज कैसे लिखेंगे, 2 - 3 + Q। इस बॉडी का नेट चार्ज बराबर इस बॉडी तो वही है ना, बॉडी को डिस्प्लेस किया तो बॉडी का नेट चार्ज तो सेम रहेगा। जब बॉडी यहाँ पे थी तब उसका नेट चार्ज, और बॉडी जब यहाँ चली गई तब उसका नेट चार्ज। कैसे भी ले जाइए बॉडी को, उसके नेट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पटक पटक के ले जाइए, इधर से यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, किसी वेलोसिटी से फेंक दीजिए, आइसोलेटेड हो। कैसी हो, अब यदि आइसोलेटेड नहीं है तो आपने जमीन में फेंक दिया, जमीन में उसमें फ्रिक्शन हुआ और चार्ज कुछ आ गए। तो आइसोलेटेड का मतलब जब आप फेंके तो उसकी बाउंड्री इंसुलेटिंग होनी चाहिए और उस पे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना पड़े, एडियाबैटिक बाउंड्री होनी चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब अंदर का इफेक्ट अंदर ही रहे, बाहर का इफेक्ट बाहर, उसके अंदर या बाहर कोई एक्सटर्नल एजेंट का कोई इफेक्ट ना रहे, है ना। पता चला यहाँ से जा रहा है, बीच में आपने कहीं से 4 कूलम का चार्ज और दे दिया, अब फिर बॉडी वहां पहुंच गई, तो फिर आइसोलेटेड कहाँ है, आइसोलेटेड लिखा था ना आपने। आइसोलेटेड का मतलब आपको कहीं भी कुछ भी चार्ज उस बॉडी को न देना है, न उस बॉडी से कुछ भी चार्ज लेना है। उस दशा में बॉडी का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तब हम कहेंगे चार्ज कंजर्वेटिव होगा। अब यहां से क्यू निकाल देंगे, ये 11 इक्वल टू -1 + Q, क्यू इधर आएगा, 11 + 1 इक्वल टू Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 कूलम। कितनी आ गई, 12 कूलम। इसका सम कितना हो रहा है देखिए, 6 + 4 10, 10 + 1 11 कूलम, 11 कूलम इसका सम है। अब यदि Q की जगह 12 रख दे तो इसका सम कितना होगा, Q की जगह 12 रखिए, 12 + 2 14, 14 - 3 11, मतलब जितना इस बॉडी का सम चार्ज है Q की वैल्यू रखने के बाद उतना ही चार्ज आपको मिल जाएगा। 11 कूलम नेट चार्ज तो इसका भी हो गया। यदि मैं Q हटा के 12 लिख दूं तो इसका सम कितना हो जाएगा, 11 कूलम, मतलब चार्ज तो रिमेंस कांस्टेंट है ना। तो कैसे हमने Q निकाला है ये आपको यहाँ पे समझ में आया। ये है एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, पूरा लिखिए अच्छे से। थर्ड नंबर हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं। क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन जैसे एक मार्कर है, देख रहे हैं, यदि मेरे से कोई मांगेगा तो मैं क्या करूं, बोले मार्कर दे दीजिए,
तो मैं कैसे दूंगा, इसे दे दूंगा, यही मार्कर दे दूंगा ना, इसको तोड़ूंगा, यदि इसको तोड़ दिया तो एक मार्कर रहेगा, है ना। कोई एक पका आम मांगे तो रहन दो, हम खा लेंगे, वैसे नहीं देंगे, है ना। और कोई इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो कैसे देंगे, क्या उसको पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, आधा इलेक्ट्रॉन देंगे काट कर। मैं तुम्हें आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा 1/2, मैं तुम्हें 3/2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो क्वांटाइजेशन से हम केवल ये सीखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमेशा मल्टीपल इंटीजर्स में ट्रांसफर होते हैं। मतलब उन्हें हम डायरेक्ट 2/3, 3/4 में नहीं डिवाइड कर सकते, ना किसी को दे सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन को देना ही चाहते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 4 देंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉडी में उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में जाएगा उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कुल मिला के क्वांटाइजेशन चार्ज को ट्रांसफर करने की एक मेथड है। वो चार्ज आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करते हो, ये आपको जानना जरूरी है, नेसेसरी है। अब इसी की शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि हम क्वांटाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। क्वांटाइजेशन पढ़ने का केवल एक ही रीजन है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जब हम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे। क्या हम इलेक्ट्रॉन को हाफ हाफ करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम इलेक्ट्रॉन को 1 या 2 डायरेक्ट दे सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ये बताता है कि केवल आप इंटीजर्स नंबर में ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो। ये कौन बता रहा है, क्वांटाइजेशन। समझ में आया। आप 1/2 नहीं दे सकते, आप 2/3 नहीं दे सकते, आप 7/2 नहीं दे सकते। इस प्रकार से रेशनल नंबर में आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो रहा है, समझ में आया। तो हम इसको लिखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर of electron from one body to another body in an multiple integer in an multiple integers of fundamental charge, fundamental charge of electron. फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे, मल्टीपल इंटीजर्स में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, दूसरा भी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है कंडक्टर, आइसोलेटेड नहीं है। इसको हम जो कि ट्रांसफर करेंगे, आइसोलेटेड में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक सिस्टम है ए और सिस्टम बी। इसको ऐसे समझते हैं कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास है।
ठीक है। मान लो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये शेयरिंग करना चाहता है, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से यहां। मान लीजिए इस ए सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इससे 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो इसके पास प्रोटॉन बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो इसके पास प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। जिस भी सिस्टम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, और जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डालोगे वो सिस्टम गेन करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं। तो जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके पास +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब इससे हमने निकाल के इस वाले बी में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? -1 होगा कि +1? इसके पास -1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके पास किस प्रकार का चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को? और इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो उस बॉडी में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? लेकिन नेट चार्ज वही रहेगा। अब यदि मान लो मैं यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकालो और इसमें ट्रांसफर कर दो, तो इसके पास +10, इसके पास, इससे मैं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो इसके पास कितने? -100। अब मान लीजिए इसके पास n इलेक्ट्रॉन है, अब मैं कितना निकाल सकता हूं? इतना है, पूरा निकाल सकता हूं। अब जब बचेगा ही नहीं तो क्या निकालूंगा? यदि उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 के 100 निकाल लिया आपने, अब क्या करोगे? अभी भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, जब बचेगा ही नहीं तो निकालोगे कहां से? अब उसके पास पूरा 100 प्रोटॉन बचेंगे। क्या बचेंगे? 100 प्रोटॉन। यदि मैं इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो पूरा जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या बहुत हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कितना? केवल प्रोटॉन बचेगा, और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन। ये पूरी बॉडी पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। नेगेटिव चार्ज समझ रहे हैं ना? नेगेटिव चार्ज इसी को कहते हैं कि बॉडी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो बॉडी उतनी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज तो होगी, लेकिन कितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगी? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगी। समझ पा रहे हैं? और इसकी लिमिट भी होती है, कितना वो गेन कर सकती है, और कोई भी बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है वो बॉडी के शेप एंड साइज पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? शेप एंड साइज पे। शेप साइज जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा, शेप साइज कम होगा तो चार्ज उसके पास उतना कम होगा। वो कम गेन कर पाएगा, और जब कम गेन करेगा तो कम ट्रांसफर ही कर पाएगा। इसके पास n है तो पूरा n हमने यहां से निकाल दिया, तो यहाँ +n ही और यहाँ -n ही हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? पूरे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए से निकालकर बॉडी बी में ट्रांसफर। इसे समझ में आया? पूरे
इलेक्ट्रॉन जितने थे ए में सारे के सारे निकाल दिए। तो ये आपने निकाला क्या? बॉडी के चार्ज, नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव घटेगा। एक चार्ज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा फॉलो होगा। क्लियर है सभी को? तो हमने निकाला क्या यहाँ से? चार्ज। कैसे निकाला? Q इक्वल टू ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? चार्ज ही है ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 1। तो क्या निकाला आपने? चार्ज। क्या निकाला? चार्ज। 1 10 ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 1 10 100 यानी क्या है? मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे तो 100 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं 100, तो 100 क्या है? नंबर ऑफ। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल टू Ne। क्या लिख सकता हूँ? यानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितना भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मिला के चार्ज बनेगा Q इक्वल टू Ne। और जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। जितना ज्यादा n होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीजर्स। किसमें रहेगा भैया? देखिए इंटीजर का मतलब प्लस और माइनस। प्लस और माइनस यहाँ ना लिख के हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों लिखा? क्योंकि प्लस और माइनस में नंबर लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। +1 -1 +2 -2 ये इंटीजर्स नंबर हैं। यदि माइनस हटा दिया जाए तो ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर। और यदि प्लस माइनस में है तो इंटीजर नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे n किस में है? इंटीजर्स में। और ये मल्टीपल किसके साथ है? ये मल्टीपल किसके साथ है? किसके साथ मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसके साथ मल्टीप्लाई है? फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिखा ना? अनदर बॉडी इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल charge of electron. The transfer of electron from one body to another body in a multiple integers of fundamental charge of electron. जब चार्ज को ट्रांसफर करते हैं हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा फंडामेंटल में रहता है, मल्टीपल में रहता है। ठीक है ना? यहाँ चार्ज लिखे the transfer of charge from one body to another body in a multiple integer of fundamental charge of electron। और E क्या है भाई? E क्या है? फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो सीधा, ठीक है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को याद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। सभी को वैल्यू याद है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। सभी को याद रहना चाहिए। क्यू क्या है? कौन बताएगा? क्यू क्या है? चार्ज ऑफ
बॉडी, चार्ज नहीं है, चार्ज ऑफ बॉडी है। जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हुआ है, अब चार्ज दोनों में बराबर रहेगा, जितना चार्ज इसमें प्लस होगा उतना ही चार्ज इसमें माइनस में होगा। तो चाहे एक बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन निकालें, दूसरे में जाएगा तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, बस प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस साइन क्या बताता है कि आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। प्लस माइनस केवल ये बताएगा, मतलब कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन गेन की है तो कौन बताएगा, माइनस साइन। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज की है तो कौन बताएगा, प्लस साइन। प्लस और माइनस साइन के बाद ये बताएगा कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की है कि लूज की है। ठीक है, तो माइनस साइन का केवल यही पता चलेगा। अब इसमें हम लिखेंगे चार्ज ऑफ बॉडी, पूरा लिखेंगे। कैसे बॉडी, जैसे बॉडी ए है, आपको इस बॉडी ए का चार्ज जानना है कितना है, तो आपको Q बराबर यानी लगाना है। इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यदि ये आपको जानना है तो आपको N निकालना होगा। यानी क्या है, इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये जानना है, तो मुझे N निकालना है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये उसके साइज पर निर्भर करता है, उसके शेप पर निर्भर करता है। समझ रहे बात को। और किसी बॉडी में चार्ज कितना है, यदि ये पता चल जाए, मुझे इस फार्मूले में क्या क्या नोन है और क्या अननोन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन है कि अननोन है, कितने लोगों को लगता है कि ये अननोन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा क्या कभी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, कि ढूंढोगे कहीं। जो चीज फिक्स है उसे याद कर लीजिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ये है तो यहाँ पे यही वैल्यू रखना। तो 3 क्वांटिटी है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है भाई, 3 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी है। तो 3 क्वांटिटी में से कितनी नोन है, 1 क्वांटिटी नोन है। कौन सी क्वांटिटी नोन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज। कौन सा क्वांटिटी अननोन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में कितना है ये नहीं पता, और किसी बॉडी में चार्ज कितना है ये नहीं पता। लेकिन इन दो में से कोई एक पता होगा आपको। यदि आपको ये बता दे कि इस बॉडी में इतने कूलम चार्ज है, तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तब कितने अननोन बचेंगे, मतलब 2 अननोन में से यदि एक अननोन मिल जाए तो कितने नोन बचेंगे, एक अननोन बचेगा, उसको निकाल लेंगे। और यदि दोनों अननोन हैं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। एक जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, मैं आपको ये लिख लिया सर, सबने लिख लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, a body, क्वेश्चन लिख दो चाहे, a body which contain 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज कंटेन करती है, 1 कूलम। a body which contain 1 कूलम चार्ज, to find number of electron present
number of electron present in that body। आपको बताना है एक बॉडी है जिसमें एक बॉडी है जिसमें चार्ज कितना लिया है 1 कूलम। मतलब इस बॉडी में चार्ज कितना है 1 कूलम चार्ज। अब क्या पूछ रहा, यदि किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो। चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछ रहा है। मतलब आपसे इस बॉडी में n पूछ रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ, यही पूछा है। हमारे पास फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE। आपको E पता है, E पता है क्या, E कितना होता है -19 कूलम, ये फिक्स है। अब मुझे जो निकालना है n निकालना है, तो यहां से n इक्वल टू Q बाई E कर देंगे। Q बाई E, Q कितना है 1 अपॉन E कितना है, ये दिया है 1.6 10 टू पावर -19। अब ये डेसिमल हटा दो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो लिख दो। मतलब कितना हो जाएगा, 1 के साथ एक जीरो लिखेंगे, 10/16 सिंपल मैथ है ये। 10 टू पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +19 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने पर पावर का साइन बदल जाता है, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर चाहे कहीं भी ले जाइए, ऊपर से नीचे ले जाने पे साइन बदल जाता है। यहाँ तक किसी को क्लियर है सभी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन। 16 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, कितना आएगा बोलिए 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। ये 10 टू पावर 19 से एक जीरो निकाल लो, एक जीरो मतलब 10 निकाल लो। तो जब 10 निकालोगे तो 10 टू पावर कितना बचेगा 18 बचेगा, और इसमें 10 का गुणा कर दो। वही 10 जो निकालोगे इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये 6.25 हो जाएगा। 10 निकाल लेंगे ना भाई, 10 टू पावर 19 को हम 10 इंटू 10 टू पावर 18 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। बेस समान होने पे पावर जो जाती है 18 + 1 19। ऐसा कर दें तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.625 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर 18। तो कितना हो जाएगा यहाँ 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा पेपर में पूछा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्या, a body which contain 1 coulomb charge, so how many number of electron present in that body। डायरेक्ट पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ही कर देना है 6.25 10 पावर 18। ये ध्यान रखिए पावर 18 है। यदि वो 17 लिखा है तो आप क्या करें, यदि इसको मैं 17 लिखना चाहूं तो ये 62 मतलब एक 10 और निकल आएगा, एक 10 और निकल आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 62.5। फिर ऑप्शन में देखिए, मान लो इसको मैंने 20 लिख दिया तो यहाँ पे 0.625 एक जीरो और आ जाएगा 0.0625 इंटू 10 पावर 20 आ गया। हाँ ये 19 है, एक जीरो और बढ़ाना है तो एक जीरो इधर पीछे करना पड़ेगा। तो ध्यान से पावर में कितने पावर लिखा है, 10 लिखा है, 17 लिखा है, 20 लिखा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है अभी जो पूछा जा रहा है। तो ये तो हम याद कर लेंगे।
अब यदि बदल दिया, थोड़ा बहुत दिमाग लगा दिया पेपर वाला, तो क्वेश्चन यही है, ऑप्शन चेंज कर देगा, फिर हम कहेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, तो कहीं बुक में था ही नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट बुक में नहीं रहता, थोड़ी सी दिमाग की जरूरत पड़ती है। यदि ये याद है तो हम बता सकते हैं। अब आगे देखिए, यदि इसी बॉडी में 10 कूलम का चार्ज हो जाए तो अब किसी बॉडी में जितना भी कूलम का चार्ज हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो ये कितने कूलम चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 कूलम। यदि 10 कूलम है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना कूलम चार्ज उस बॉडी में हो उतने चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? तो यदि 10 कूलम का निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, तो कितना हो जाएगा ये? 6.25 इंटू 10 टू पावर 19। मान लो आपसे पेपर में आ गया कि a body which contain 10 coulomb charge to find number of electron present in that body। अब 10 कूलम यदि पूछ ले, अब आप 6.25 10 टू पावर 18 लगा के चले आएंगे, क्योंकि गुणा भाग तो करते बनेगा नहीं। सीधा सीधा मिले देखिए सर, मैं सीधा सीधा करूंगा। यदि गुणा करने के लिए बोला तो मैं तो छोड़ दूंगा। बच्चे 12th वाले क्या करते हैं, कहीं फिगर 2 भी लिखा हो ना तो उसको समझ जाते हैं न्यूमेरिकल, इसको छोड़ो, क्वेश्चन नहीं है, केवल लिखा है इन फिगर 2.3, तो लगेगा बड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया। ये कैसे 2.3 का गुणा कहाँ करें? मतलब डिजिट बस दिख जाए पेपर में तो उसे क्या समझ लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है। सर ये न्यूमेरिकल आया था हमारे पेपर में, हमारे पास कौन आता है? हमने पढ़ो तो पढ़ेंगे तो फिगर 2.3 लिखा रहेगा, ये न्यूमेरिकल है। ये बोल रहा है वो फिगर 2.3 का यूज करो, क्वेश्चन को देखो, उसको देखकर आंसर बताना। पूरा पढ़ते नहीं, वो फिगर 2.3 देख के ही छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। तो आपको इतना नहीं डर लगनी चाहिए। समझ में आया क्या यहाँ तक? पूरा समझ में आ गया? 10 कूलम का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। मान लो इसमें हम कह दें कि 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? हम कुछ गुणा भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है 1 कूलम का हम रट के आए हैं, तो हम कितने भी कूलम चार्ज का निकाल सकते हैं, बस उतने का गुणा कर दो। 1 कूलम का कितना है? 6.25 10 पावर 18, तो कितने का पूछ रहा है? 4 माइक्रो। 4 माइक्रो कूलम का मतलब है, माइक्रो मतलब 10 पावर -6, माइक्रो मतलब 10 पावर -6। ये यूनिट याद रखिए, बहुत यूज आएगी आगे। माइक्रो, मिली, पिको, नैनो, ये सब यूज आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो माइक्रो यदि नहीं पता है तो नहीं बनेगा। क्या करेंगे? सीधा गुणा कर देंगे, बस सीधा 4 से गुणा करेंगे, आंसर सही गलत आ जाएगा। तो मैं यहाँ 10 की जगह क्या लिखूंगा बोलिए? 4 इंटू 10 टू पावर -6 लिख दूंगा। मैंने 1 कूलम के चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या किया? जितने का पूछा है गुणा कर दिया। यदि 1 का पूछा है तो डायरेक्ट है, 4 का पूछ लिया तो 4 का गुणा कर दो यूनिट के साथ। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 4 का यहाँ गुणा कर लो, 4 25 इंटू 10 टू पावर, ये 18 में 6 घट जाएगा। 18 में 6 घटेगा कितना? 12। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन
अब ऑप्शन ढूंढ लो, क्या लिखा है 2.5 यदि लिखा है तो, यदि 2.5 लिखा है तो पावर कितना लिख दो, मतलब 10 से भाग दिया आपने और 10 का गुणा किया तो 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर में टिक करना है। कुछ समझ में आया है? बनेगा। अभी कुछ क्वेश्चन और इसके बचे हैं जो हम कल करेंगे। हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ लेंगे और आप लोगों को अब जो पेपर आ रहे हैं IIT और नीट के बहुत इजी आ रहा है। यदि आपने मेरी 12th 11th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली है तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन लगाइए आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मेरे साथ आप IIT नीट के क्वेश्चन लगा के चलिए। कल मैं आपको एक ऐप बताऊंगा, वो डाउनलोड करिए, सब लोग 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, ठीक है ना? कल आपको बताऊंगा। थैंक यू।